सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज मैं बात करना चाहूँगा शरद पवार की। जी हाँ, शरद पवार 85 साल के एक वयोवृद्ध सीनियर पॉलिटिशियन, 3 बार के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, मनमोहन सिंह सरकार में कृषि मंत्री रहे, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो उन्होंने 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने की बात कहकर कांग्रेस छोड़ के अपनी नई पार्टी बनाई थी, उनके भतीजे अजीत पवार, उनकी पार्टी शरद पवार, सुप्रिया सूले के पिता अजीत पवार, और इनको क्या क्या विश्लेषण दिया जाए, मराठा छत्रप जो भी, और सबसे बड़ा इनको जो पुरस्कार हमारे मोदी सरकार ने दिया, पद्म विभूषण, इनके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा। निर्णय आप स्वयं लेंगे कि ये कैसे पॉलिटिशियन थे। ये मैं कुछ आंकड़ों के खेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जरा थोड़े से आंकड़े रख के आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनका चरित्र, चाल, चेहरा क्या है। चेहरे से यह मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने मुंह की सर्जरी करा रखी है। वो 40 साल की उम्र में शरद पवार के पूरे दांत चले गए थे। वो खुद कहते हैं कि मैं तंबाकू बहुत खाता था, 40 साल की उम्र में दांत सब मेरे टूट गए थे, नकली दांतों के सहारे चल रहे हैं। और लास्ट सर्जरी उन्होंने 2011 में अपनी मुंह की कराई अल्सर की वजह से, जिसकी वजह से उनको बोलने में अब पहले से ज्यादा तकलीफ होती है। पहले भी क्या बोलते थे आसानी से समझ में नहीं आता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ये मैं उनकी किसी शारीरिक अक्षमता की बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरे सीनियर हैं, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मैं पूरा उनका सम्मान करते हुए, लेकिन देश की जनता क्या सोचती है, वो अपने आप को पूरे देश का नेता बताते हैं, और उनकी हसरत ही रह गई कि मैं प्रधानमंत्री बनूं इस देश का। उन्होंने, लेकिन अब तो यह हसरत पूरी होती नहीं दिख रही है। अब वो 85 साल के हो गए हैं, उम्र का तकाजा है। वो पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन हर बारी वो फिर चुनाव लड़ लेते हैं। और उनसे कोई पूछता है आपने तो कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब आप फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमेशा एक ही जवाब देते हैं, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। इसी बूढ़े शेर के बारे में इंडिया टुडे, जो भारत की एक बहुत विख्यात पत्रिका है, उनका टीवी चैनल भी है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला आज तक इंडिया टुडे, उन्होंने एक 2000 में सर्वे किया था कि मोस्ट हेटेड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। 2000 में सन याद करके बताता हूं आपको। मनमोहन सिंह के टाइम उन्होंने, जब मनमोहन सिंह सरकार को बने 1-2 साल ही हुए थे, वो उस टाइम कृषि मंत्री थे। इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था यूथ पे कि मोस्ट हेटेड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा घृणा हमारा भारत का यूथ किस पॉलिटिशियन से करता है, तो उसमें पहला इनाम जो मिला था वो मिला था शरद पवार को। मोस्ट करप्टेड पॉलिटिशियन, अपॉर्चुनिस्ट। अपने पहली बारी जब ये मुख्यमंत्री बने थे 78 में, 1978 में, तो ये जिनको अपना गुरु बोलते थे, उन्हीं मुख्यमंत्री को हटाकर ये खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। तो पहला स्थान मोस्ट हेटेड पॉलिटिशियन में इंडिया टुडे ने इनका दिया था। बाकी मैं और भी बता दूं, आज हम शरद पवार की ही बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे आए थे, दूसरे नंबर पे आए थे अपना दिनेश त्रिवेदी। ये ममता बनर्जी की पार्टी के थे दिनेश त्रिवेदी, उस टाइम ये रेल मंत्री थे। तो ये सेकंड नंबर इनको मिला था मोस्ट हेटेड पॉलिटिशियन। और थर्ड नंबर के मोस्ट हेटेड पॉलिटिशियन थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। वो स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए इंडिया की यूथ ने उनको थर्ड नंबर दिया था हेटेड पॉलिटिशियन।
अब हेटेड मनमोहन सिंह को क्यों दिया, इस पे चर्चा हम कभी और करेंगे। आज हम चर्चा शरद पवार पे ही कर रहे हैं। 2019 में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो फिर इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था, मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। तो उसमें भी सबको पीछे पछाड़ते हुए पहली बार एक बार फिर मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया में नाम आया था शरद पवार का। इनके पास अथाह संपत्ति है। मैं भी बॉम्बे में रहा हूँ, अब तो मैं नहीं रहता हूँ, और मेरे बहुत रिलेशन में रिलेटिव्स और सब दोस्त काफी लोग रहते हैं। वो अब इसका कोई आंकड़ा नहीं है, तो इसको मैं इस पे कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। ये मैंने किसी और चैनल पे भी ये बात कही थी कि शरद पवार के पास इतनी वेल्थ है, इतना पैसा है कि वो महाराष्ट्र का जो लोन है वो चुका सकते हैं। इतना पैसा उनके पास है। चलो हम ये मान लेते हैं इतना पैसा नहीं होगा, आधा होगा, 25% होगा, तो भी बहुत पैसा होता है। सारी शुगर मिल पे उन्होंने कब्जा कर रखा था। क्रिकेट बोर्ड पे, बीसीसीआई पर उनका कब्जा था। बीसीसीआई के वो अध्यक्ष रहे हैं, आईसीसी के वो अध्यक्ष रहे हैं। कोई फील्ड उन्होंने नहीं छोड़ा। शुगर मिल के मालिकों के, उनका जो संगठन है, सहकार संगठन है, सबको उन्होंने बनाया हुआ है। कोई फील्ड इन्होंने नहीं छोड़ा जिस पे इन्होंने कब्जा ना किया हो। इनकी इच्छा रही है शुरू से कि मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूं। जो इच्छा इनकी पूरी होती नजर नहीं आ रही। भारत के प्रधानमंत्री ये कैसे बनेंगे? ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, और तीनों बार अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाए हैं। हमेशा इनको इस्तीफा देना पड़ा है। और इनकी जो पार्टी है एनसीपी, उसने कभी भी अपने दम पे बहुमत नहीं प्राप्त किया है। अभी के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी इनकी पार्टी चौथे नंबर पर आई है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उसका, जबकि उनके भतीजे को अब असली एनसीपी घोषित कर दिया है चुनाव आयोग ने। लेकिन हम अगर एनसीपी संदर्भ के लिए कहें तो एनसीपी का हाल बेहाल है। 84 साल के हो गए हैं, लेकिन इनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। इसकी कोई ना कोई इच्छा जागृत रहती है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि भारत में आज की डेट में बहुत प्राइवेट एयरलाइंस चल रही है। पहले किंगफिशर चल रही थी, सहारा चल रही थी, अब वो बंद हो गई है। लेकिन आज भी जो इंडिगो वगैरह चल रही हैं, सबसे पहली एयरलाइंस को शुरू कराने का श्रेय भी शरद पवार को जाता है। ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, वो किसकी थी? आप नाम सुन के थोड़ा खुश हो जाएंगे शायद। वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन तकीउद्दीन वाहिद की थी, जिसकी बाद में छोटा राजन ने हत्या कर दी थी मुंबई में गोली मारकर, और कहा था कि मैंने ये 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में भी ये शामिल थे। जो बॉम्ब ब्लास्ट में जिनके ऊपर उंगली उठी हुई थी, उसको हमारे शरद पवार ने, मराठा छत्रप ने, पहली प्राइवेट एयरलाइंस खुलवा दी। उनके प्रभाव से ही खुली ये एयरलाइन। अच्छा, जब 1993 में दाऊद इब्राहिम के मास्टरमाइंड के सहयोग से या उनके कहने पे जो बॉम्बे में 12 ब्लास्ट हुए थे, जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया पे हुए थे, जैसे ये एक मंदिर है वहां जो गणेश जी का, उसका भी नाम ध्यान नहीं है अपना, और ये स्टॉक एक्सचेंज, दादर में शिवसेना के ऑफिस के पास, ऐसे 12 जगह ब्लास्ट हुए थे। तो शरद पवार उस दिन रात को टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर, उन्होंने अपना राष्ट्र के नाम, देश के नाम संबोधन दिया और कहा कि यह ब्लास्ट 13 जगह हुए हैं। पुलिस कह रही है 12 जगह हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 13 जगह हुए हैं। वो 13वीं जगह इन्होंने क्या बोली कि एक बंबई में जगह है मस्जिद बंदर, वहां पे भी ब्लास्ट हुए हैं, और एक ब्लास्ट इन्होंने अपनी तरफ से कर दिया, 12 की जगह 13।
12 की जगह 11 बोलते तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन 12 की जगह इन्होंने 13 बोले। बाद में अभी जब नवंबर दिसंबर 2023 में इन्होंने अपनी जीवनी, अपनी कथा उसको लॉन्च किया, बुक को, तो उसके भाषण में इन्होंने स्वयं माना कि मैंने एक जगह झूठ बोला है कि 12 की जगह 13 ब्लास्ट बोले मैंने, और वो 13वां ब्लास्ट का नाम ले लिया, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, इसलिए कि बैलेंस बना रहे, कहीं हमारे हिंदू ज्यादा नहीं भड़क जाए, इसलिए मैंने 13 ब्लास्ट बोल दिए थे दूरदर्शन पे आके। ये खुद मान भी रहे हैं। अच्छा, झूठ तो इन्होंने कितने बोले हैं इसका हिसाब लगाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज तक जो व्यक्ति 50 साल से राजनीति में है, मुंबई की, महाराष्ट्र की, देश की, अपने दम पर कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बना, और वो राज करना चाहता है पूरे देश पर। एक बारी राजीव गांधी से ये सौदेबाजी करके वापस कांग्रेस में गए थे, और फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटे, या फिर छोड़ दिया इन्होंने कांग्रेस। 99 में तो मैंने बताया ही आपको कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकते, और अपनी अलग पार्टी बना ली, और उसी विदेशी मूल की पार्टी के साथ इन्होंने 2004 में समझौता कर लिया, कांग्रेस को समर्थन दे दिया, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग किया, और उसमें कृषि मंत्री बन गए। और कृषि मंत्री बन के क्या क्या भ्रष्टाचार किए, क्या क्या नहीं किए, इसकी जांच हो रही है, जांच होती रहेगी। सजा इनको मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी मोदी सरकार इनको पद्म विभूषण दे रही है। एक तरफ उनकी जड़ें काट रही है, दूसरी तरफ उनको पद्म विभूषण भी दे रही है। क्यों दे रही है? अब ये क्या मास्टर प्लान है, क्या मास्टर स्ट्रोक है, मुझे नहीं मालूम, इसका विश्लेषण आप ही करेंगे। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि यह 2-3 बारी अलग अलग सर्वे में मोस्ट हेटेड, मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया का इनको खिताब मिला है। अब आज जो मैंने कहा है, इस पे आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं। वैसे इनके भ्रष्टाचार, इनके जो है पीठ पे छुरा घोंपने की कई किस्से हैं। जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, वो देश को क्या छोड़ेगा। तो बस आज मैं यहीं तक कहना चाहूंगा। आगे फिर कभी मौका मिला तो शरद पवार के बारे में और बात करेंगे। आपने ये मेरा प्रोग्राम देखा, पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।